नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। देहरादून से बड़ी खबर, जहां हेट स्पीच के मामले में यतिराम स्वरूपानंद गिरी के खिलाफ दून की डालनवाला कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। यतिराम स्वरूपानंद ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी और पुलिस ने खुद से मामले का संज्ञान लिया, केस दर्ज किया है। यतिराम स्वरूपानंद गिरी शिव शक्ति धाम डासना से ताल्लुक रखते हैं और देहरादून में मंगलवार को धर्म विशेष को टारगेट करते हुए उन्होंने टिप्पणी की थी। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। क्योंकि इसमें हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी रहती है, थाने की भी मॉनिटरिंग टीम रहती है और उनके द्वारा पाया गया जांच के दौरान कि जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहीं जाति धर्म और इसके अगेंस्ट में बोला गया और ये जो बोला गया वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें स्पष्ट निर्देश है कि हेट स्पीच के प्रकरण में पुलिस तत्काल अगर उसके नॉलेज में आता संज्ञान में तो अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराए। तो जांच उपरांत इसमें सब इंस्पेक्टर देवेंद्र गुप्ता द्वारा इसमें सुसंगत धाराओं 196/353 भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इधर टिहरी के घनसाली धुत्तू रोड पर कोलीखाल के पास एक कार ऊपर अचानक पहाड़ी से मलबा और बोल्डर कार के ऊपर गिरा। गनीमत रही कि वक्त रहते ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह मलबा गिरने से गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। 12 और 13 सितंबर के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत के साथ ही नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं शासन ने 6 जिलों के डीएम को अलर्ट रहने को कहा है और इसके बाद भी 14 तारीख को भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है जिसकी वजह से कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। चमोली, नैनीताल, बागेश्वर जिलों में डीएम के आदेश के बाद स्कूलों को कल बंद रखा जाएगा। 13 तारीख को उत्तराखंड में वर्षण में काफ़ी वृद्धि की संभावना है। तो इसमें 12-13 में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी। साथ ही देखेंगे कि जो लोअर कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या फिर बागेश्वर जनपद है और पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद, वहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है। उत्तरकाशी के लिवाड़ी में बारिश के बाद स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। यहां जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं लोग। ग्रामीणों ने सुपिन नदी पर एक बार फिर से लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। भारी बारिश से ग्रामीणों का अस्थायी पुल बह गया था, जिसके बाद गांव वालों को दिक्कत हो रही थी। संपर्क सड़क से पूरी तरह से कट चुका था। अब एक बार फिर यहां पर लकड़ी के लट्ठों को रखा गया है। फिलहाल ये आसान नहीं है इस तरह से नदी को पार करना, लेकिन गांव वालों की समस्या ये है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ग्रामीण लंबे वक्त से यहां पक्का पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, घंटाघर पर चोरी की घटना झूठी निकली है। आपको बता दें, नगर निगम देहरादून ने घंटाघर में चोरी की शिकायत की थी, जिसमें केबल और कीमती नोजल चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की तो ये शिकायत ही झूठी निकली। पुलिस का कहना है कि घंटाघर की घड़ी बंद होने की वजह से चोरी का मामला सामने आया था। इधर नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता मुकेश बोरा अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और इस बीच मुकेश बोरा पर दबाव बढ़ाने के लिए पुलिस को गैर जमानती वारंट और कुर्की का नोटिस भी कोर्ट से मिल चुका है। गिरफ्तार न होने की स्थिति में पुलिस बोरा की संपत्ति को कुर्क करेगी। इस बीच मंगलवार को एक जमानत याचिका दाखिल की गई। आपको बता दें, मुकेश बोरा पर एक महिला कर्मचारी और एक नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। 10 दिन पहले लालकुआं थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। की धाराएं बढ़ने के बाद में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापेमारी कर रही है और इसमें जो है पुलिस ने जो कोर्ट से उसका पहले एनपीडब्ल्यू लिया और एनपीडब्ल्यू के बाद में उसका बयासी भी हमने ले लिया और बयासी पुलिस के द्वारा चस्पा कर दी गई है। अभियुक्त जो मुकेश बोरा से गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम निरंतर लग रही है। जल्दी इसकी हम कुर्की कार्रवाई भी शुरू करेंगे।
इधर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य ने एक महिला के खिलाफ ही बरेली के थाने में केस दर्ज कराया। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी तीसरी महिला ने राजनेता की टेंशन बढ़ाई हो। इससे पहले भी तीसरी महिला उत्तराखंड में कुछ नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। मंत्री रेखा आर्य और उनके पति के नाम का गलत इस्तेमाल कल्पना मिश्रा कर रही हैं। बरेली की इस महिला के कारण मंत्री रेखा आर्य की टेंशन बढ़ी हुई है। आगे का काम अब यूपी पुलिस और कोर्ट को करना है ताकि साफ हो सके कि कल्पना मिश्रा आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। कल्पना मिश्रा कौन है, क्या है, कहां की रहने वाली हैं और क्यों ये सब कर रही हैं, ये पुलिस की जांच में साफ होगा। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जबकि किसी तीसरी महिला की एंट्री ने जनता के चुने नेता की टेंशन बढ़ाई हो। 5 साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी पहले स्टिंग को लेकर चर्चाओं में रहे। तब तिवारी जी आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे तो पत्नी होने का दावा ठोकने वाली उज्ज्वला तिवारी से 88 साल की उम्र में नारायण दत्त तिवारी को 2014 में शादी करनी पड़ी। कांग्रेस के सीनियर नेता हरक सिंह रावत का नाम 2003 में जेनी केस में जुड़ा तो 2014 में दिल्ली की मोनिका ठाकुर नाम की महिला ने भी हरक पर आरोप लगाए। हालांकि दोनों मामलों में हरक सिंह रावत बेदाग निकले। बीजेपी के द्वाराहाट से पूर्व विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने इसी तरह के आरोप लगाए। नतीजा ये कि 2022 में पार्टी ने महेश नेगी को टिकट नहीं दिया। तो कुछ महीने पहले कुमाऊं के एक विधायक की अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खबरें थी कि वो महिला विधायक की कोई जानने वाली थी। हालांकि ये मुद्दा नहीं बना। खुद आरोप झेल चुके हरक सिंह रावत के मुताबिक ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है तो कई बार विरोधी घिनौनी साजिश करते हैं। वहीं महिला नेता नेहा जोशी के मुताबिक राजनीति में जनता नेता का चरित्र जानती है, वो पुरुष हो या महिला, लेकिन तब तक उंगली नहीं उठानी चाहिए जब तक आरोप साबित न हो जाएं। उसके लिए ये बहुत कष्टप्रद होता है और कई बार चाहे अनजाए आप गलत नहीं भी हों तब भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कुछ आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और ये मैं सोचता हूँ घिनौना षड्यंत्र है। एक तो षड्यंत्र हुआ, एक घिनौना षड्यंत्र है। ये आरोपों पर ना जाते हुए अगर कोई आरोप साबित होता है तब उस व्यक्ति को जनता की अदालत में जब वो जाए तो उसका जो फैसला है वो जनता को उसी प्रकार से करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आरोप अगर लगता है तो मैं उसको मानती हूं कि ये भी एक पब्लिक लाइफ का हिस्सा है, इसको झेलना भी पड़ता है, कई बार मीडिया ट्रायल भी झेलना पड़ता है और जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक किसी के बारे में भी कुछ भी कहना गलत हो। तो साफ है कि तीसरी महिला किसी न किसी तरह स्थानीय नेताओं के लिए मुसीबत साबित हुई है। फिर चाहे किसी ने चरित्र पर सवाल उठाए हों या फिर कोई नेता के नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहा हो। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए हैं। सीएम धामी ने कहा कि राहुल हमेशा देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं और देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। सीएम धामी ने कहा कि राहुल की भाषा खालिस्तानी है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों को कोट कर ये बात कह रहे थे। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तब वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश का जो हमारी संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सिखों का मनोबल भी तोड़ रहे हैं। देश का जो एक मजबूत सुरक्षा तंत्र है उस पर भी लोगों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए एक कहीं न कहीं रास्ता खोल रहे हैं। और इनकी भाषा ठीक पन्नू जो खालिस्तानी पन्नू हैं उनकी भाषा और इनकी भाषा में कोई अंतर नहीं है। इधर बागेश्वर के विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने जिले के कपकोट क्षेत्र की आपदाग्रस्त सभी बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के घरों को सभी सुविधाओं से लैस करने के भी निर्देश दिए। दुर्गम इलाकों में विद्युत, पानी, शौचालय और रसोई गैस सिलेंडर की सुविधा देने के भी निर्देश दिए गए। क्योंकि हर 3 महीने के अंदर भारत सरकार की चलने वाली योजनाएं जो विभिन्न स्तर पर चलती हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है और इसके माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं उसका इम्पैक्ट कितना है, उसका क्या फीडबैक है,
तो ये सारा लिया जाता है। आज मैंने लगभग जो चाहे वो जल जीवन मिशन है, चाहे हमारी PMGSY है, चाहे NH है, चाहे हेल्थ की जितनी भी विभाग की काम चल रहे हैं, ऐसी शिक्षा से संबंधित जितने भी भारत सरकार की चलने वाली योजनाएं हैं, उन सभी पे चर्चा की है। इधर हाईकोर्ट में सुनवाई के बावजूद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव कब होंगे ये अब तक तय नहीं, लेकिन इस चुनाव को लेकर महिला नेताएं बहुत उत्साहित दिख रही हैं। इन दिनों बीजेपी कार्यकर्ता नए सदस्य बनाने में व्यस्त हैं और इस व्यस्तता के बीच हर शहरी कार्यकर्ता के दिल में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के मंचों पर पहले से ज्यादा जगह पा रही बीजेपी की महिला नेता तो चुनाव लड़ने के लिए बेसब्र नजर आ रही हैं। वो खुलकर मेयर बनने की इच्छा जाहिर कर रही हैं, साथ ही खुद को सामाजिक बताकर अपनी दावेदारी भी ठोक रही हैं। जी बिल्कुल, दावा मेरा है क्योंकि चुनाव लड़ने का मैंने बिल्कुल मन बनाया अगर पार्टी मौका देती है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन हमारा सर्वोपरि है। जो भी संगठन का आदेश होता है वही करेंगे और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को हमारी पार्टी जरूर मौका देगी क्योंकि महिलाओं को हमारी पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। जहाँ तक आपने तैयारी वाली बात कही है, हमेशा तैयारी रहती है। हम लोग हमेशा जनता के बीच में थे हैं और हमेशा जनता के सुख दुख में खड़े ही रहते हैं, तो मेरी तैयारी पूरी है चुनाव को। और हर वर्ग और हर जाति धर्म से लेकर में, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो SC ग्रुप हो, चाहे वो OBC ग्रुप हो, चाहे वो श्रमण ग्रुप हो, और जितने हल्द्वानी में NGO चलते हैं उन NGO में भी मैं अक्सर जाती हूँ। तो इस हिसाब से मैं राजनीति सामाजिक को जोड़ते हुए राजनीतिक के कार्य करते हुए मैं आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहूँगी और मैंने जिला अध्यक्ष जी को आवेदन भी दिया है और अगर हमारी सीट आती है तो मेरी दावेदारी रहेगी। जाहिर है महिला नेताओं के हौसले उड़ान भरने को तैयार हैं। बस इंतजार चुनाव के ऐलान और आरक्षण तय होने का है। OBC आरक्षण के निर्धारण को लेकर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार 25 दिसंबर तक राज्य में चुनाव करवा देगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अगली खबर ऋषिकेश से। यहाँ एक घर में कोबरा घुस गया। जैसे ही घर वालों की नजर सांप पर पड़ी वो घबरा गए। तुरंत ही इसकी खबर सांप मित्र विनोद जुगलान को दी गई। विनोद जुगलान ने सांप को पकड़कर सुरक्षित निकाला और फिर जंगल में छोड़ दिया। ये कोबरा तकरीबन 4 फीट लंबा था और विषैला माना जाता है। आजकल ब्लैक कोबरा बहुत आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दूसरी बात इनके प्राकृतिक जो पहाड़ों में नंदा अष्टमी का पावन पर्व बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुधवार को नंदा अष्टमी के दिन मां नंदा की विशेष पूजा अर्चना की गई। मां नंदा का ब्रह्म कमल से श्रृंगार किया गया। बद्रीनाथ धाम में भी नंदा अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बामणी गांव में ब्रह्म कमल की कड़ियों के साथ फुलारी का स्वागत हुआ और उसके बाद पारंपरिक लोकगीत गाए गए। महिलाओं ने झुमेला चाचिड्री में नृत्य किया। पहाड़ों पर इन दिनों नंदा देवी महोत्सव और कौतिकों की धूम मची है। शहर से लेकर ग्लेशियर्स तक हर जगह माहौल भक्तिमय है। सरकार भी इन छोटे छोटे उत्सवों को लेकर पर्यटन से जोड़कर देख रही है। बागेश्वर में इन दिनों माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जहां एक और गढ़वाल कुमाऊं बॉर्डर के कोट भ्रामरी मंदिर में नंदा अष्टमी का कौतिक चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उच्च हिमालयी क्षेत्र बदियाकोट और लीती में मां भगवती के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहां मां की उपासना ब्रह्म कमल से की जाती है और इस विशेष कमल को तोड़ने के लिए लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं और 5 दिन की यात्रा के बाद लौटते हैं। ब्रह्म कमल फूल को लाते हुए लोग नृत्य करते हुए भगवती मंदिर तक पहुंचते हैं। 21 लोगों की जो टोली है मां भगवती और 2 मोरधामी और जतेरों के साथ ये यात्रा यहां से निकल चुकी है लोधुरा बुग्याल से होते हुए नंदा कुंड की ओर। आंखें नम हो चुकी थी। भावुक पल था कि हमारे जतेर जब जा रहे थे, एक खुशी भी थी और भावुक पल भी था कि कितना दुर्गम और कितना कठिन ये यात्रा करने जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के इस स्थान पर सभी की मान्यता है कि एक शक्ति की पीठ है और यहाँ पर आकर के
जहाँ पर भी हम जो भी चीज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सर्व समाज के हित की होती है। बागेश्वर के कई पौराणिक मेलों को सरकार मदद दे रही है ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन भी इन उत्सवों में बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही मतलब रमणीक स्थल है, मनोरम दृश्य यहाँ से दिख रहा है। इसी दिशा में हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से और भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको विकसित कर सके, ऐसा प्रयास करेंगे। पहाड़ की संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है और पौराणिक मेले लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में जरूरत है पहाड़ के पुराने मेलों को बचाए रखने की। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।